हाँ जी, करें शुरू। करंट इलेक्ट्रिसिटी आसान सा टॉपिक है। डाइपोल का थोड़ा सेक्शन बचा हुआ है, वो मैं एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाऊंगा। आप उसको एक डेढ़ पेज छोड़ देना उसके लिए। आवाज आ जाएगी, आवाज कहाँ जाएगी? ठीक है। हाँ, डेढ़ पेज छोड़ दो, दो पेज छोड़ दो आप। दो पेज छोड़ दो, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी डाल दो। करंट इलेक्ट्रिसिटी सब कर लेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, एक सिंपल सी बात है। अब करें शुरू। जहां कहीं पे भी फ्लो है ना, वहां करंट डिफाइंड है। किसी का भी फ्लो हो सकता है। किसी पाइप में पानी बह रहा है, उसका करंट डिफाइंड है, उसको बोलते हैं फ्लूइड करंट। राइट। आप 11th क्लास में जब आपने कभी वंस अपॉन अ टाइम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा, तो उसमें इक्वेशन आती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1 V1 बराबर A2 V2। वो जो AV होता था ना, AV, वो करंट ही है। उसको अपन फ्लूइड करंट बोलते हैं। ए और वी का प्रोडक्ट, यहाँ पे भी आप देखिएगा, हम प्रूव करेंगे कि ए और वी का प्रोडक्ट करंट ही निकल के आएगा। राइट। तो जहां कहीं भी करंट फ्लो है, वहां करंट डिफाइंड है। चाहे आप एक रोड लीजिए, रोड के एंड को हायर टेम्परेचर पर रखिए, ये लोअर टेम्परेचर है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हायर टेम्परेचर टू टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर हीट फ्लो की, उसको बोलते हैं थर्मल करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो होती है। कहीं पर अगर फोटोन बीम ट्रेवल कर रही है, तो फोटोन करंट वहां पे फ्लो होती है। अलग अलग तरह की करंट्स डिफाइंड है, और जहां कहीं भी करंट डिफाइंड है, कोई भी चीजें फ्लो करती है, तो उस फ्लो के अंदर जो व्यवधान या रेजिस्टेंस आता है, रेजिस्टेंस भी डिफाइंड है, हम सबकी बात करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? सिंपली अगर मैं डिफाइन करूं, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब करंट अलग अलग तरह की होती है। डिफाइन अगर मैं करेंगे, तो अब छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। राइट। लेकिन करंट की वेराइटीज अलग अलग होती हैं, उनको क्लासिफाइड हम अलग अलग तरह से करते हैं। एक करते हैं सोर्स कैसा है जिसकी वजह से करंट बनी, हम उसको बात करते हैं डीसी और एसी। डीसी करंट कभी नहीं होती, या तो डीसी होती है या डायरेक्ट करंट होती है। एसी करंट कभी नहीं होती, या तो एसी होती है या ऑल्टरनेटिव करंट होती है। आपकी बात समझ में? तो सोर्स कैसा था, किस सोर्स से वो करंट बनी है, उसके अकॉर्डिंग डीसी और एसी होता है। जो डायरेक्ट करंट होती है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट बना होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट बना होता है। आई बात समझ में? और जो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है, एसी, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ साथ वेरी करता है। समझ में आ गई बात? तो अभी हम सब क्लासिफिकेशन में लिखेंगे और नोट भी कर लेंगे। ये तो होता है बेसिक के सोर्स क्या था। इसको कई बार डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का क्लासिफिकेशन भी बोल दिया जाता है। दूसरा होता है कि करंट जो है वो टाइम डिपेंडेंस के अकॉर्डिंग कैसे बनती है। तो उसकी अगर हम बात करेंगे, तो वो इंस्टेंटेनियस और एवरेज करंट होती है। जैसे आप इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस मोमेंटम, एवरेज मोमेंटम पढ़ा करते थे, वैसे के वैसे इंस्टेंटेनियस और एवरेज करंट भी बनती है। आई बात समझ में? अब यहाँ एक कहानी निकल के आती है, यार करंट अगर फ्लो कर रही है, कोई भी चीज चल रही है, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही होगी वो। जब वो ट्रेवल कर रही है, तो डेफिनेटली उसका ट्रेवल करने का डायरेक्शन भी होता होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चार्ज फ्लो का डायरेक्शन होता है, करंट का डायरेक्शन होता है। और जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, उसका जो कन्वेंशनल डायरेक्शन लिया जाता है, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में लिया जाता है। किधर लिया जाता है? पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है। तो हम बोलेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, या तो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर किसी मीडियम के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों फ्लो कर रहे हैं, तो दोनों की करंट एक ही डायरेक्शन में आती है। हम बात करेंगे कई बार। अब ये तो छोटी छोटी चीजें थी करंट के रिगार्डिंग, पर करंट कैसे फ्लो होगी, करंट फ्लो होने के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, करंट किस मीडियम में फ्लो हो सकती है, हम उसकी बात पे आते हैं थोड़ा सा, फिर हम लिखेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज, कोई भी चीज अगर कहीं से फ्लो हो रही, तो सबसे पहली जरूरत उसका होना, उसका प्रेजेंट होना। अगर मैं आपसे कहता हूं यार किसी वायर से या कंडक्टर से चार्ज फ्लो हो रहा है, तो पहले चार्ज का होना जरूरी है। अगर फ्री चार्ज करियर्स ही नहीं होंगे, तो फिर वो कहां से फ्लो होगा? तो पहली शर्त क्या है, हमें फ्री चार्ज करियर्स चाहिए होते हैं, और वो चार्ज करियर्स एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर चलने चाहिए। तो चलाने के लिए आप क्या करोगे, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। चलाने के लिए आप किसी भी चीज को, आप बहुत, शायद आपको ये चीज सरप्राइज होगी, कुछ बच्चों को आइडिया होगा, कुछ बच्चों को नहीं है। इलेक्ट्रो में मैंने बात की थी कि रूम टेम्परेचर पर अगर ये मेटल है,
यहाँ का टेम्परेचर अभी मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान लूँ, या अपन जनरली 27 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं। इस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कितनी होती है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? आप इमेजिन कर सकते हो कि यार किसी मेटल के अंदर रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन लगातार जिगजैग पाथ को फॉलो कर रहे होते हैं, और उसकी जो स्पीड होती है उसको हम थर्मल या रैंडम स्पीड बोलते हैं। इट इज ऑलवेज इक्वल टू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। 10⁵ मीटर पर सेकेंड इज 100 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या ये मतलब, यहां से अगर आप एयर टू एयर डिस्टेंस बात करें तो जयपुर का डिस्टेंस एयर टू एयर 200 मीटर, 200 किलोमीटर से कम है। तो 100 किलोमीटर पर सेकंड का मतलब हुआ कि 2 सेकंड के अंदर यहां से जयपुर। दिस इज द ह्यूज स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटल एट द रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे स्पीड और बढ़ जाती है, बट स्टिल देयर इज नो करंट इन द मेटल। उसका रीजन क्या है उसकी भी हम बात करेंगे। अब कुछ चीजों की समझो आप। मैं आपसे कह रहा हूं करंट फ्लो की नेसेसरी कंडीशन में पहली कंडीशन क्या है? वी नीड फ्री चार्ज कैरियर्स। तो यार चार्ज कैरियर्स किस फॉर्म में हो सकता है? इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, it may be in the form of positive and negative ions, it may be in the form of positively charged ion and negatively charged electrons in different type of conductors, different charge carriers available। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि यार मेटल के अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, तो आपका आंसर होगा कि डेफिनेटली उसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी मेटल के अंदर या कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो होती है, अब कंडक्टर का अलग वर्ड है, मेटल एक अलग वर्ड है। आप इलेक्ट्रो पढ़ते हैं वहां कहानी अलग है। आप समझिए, मेटल अपने आप में कंडक्टर होता है, मेटल अपने आप में कंडक्टर होता है। हेलो, लेकिन सभी कंडक्टर्स मेटल नहीं होते। आप मुझे बताइए, गैस है, गैस, गैस कंडक्टर होती है इंसुलेटर? हमारी एयर कंडक्टर है इंसुलेटर है? हमारी एयर इंसुलेटर है। लेकिन जब आप इसी एयर के अंदर बहुत अच्छा, अगर ये इंसुलेटर है तो जरा दिमाग लगाइए कि यार जब लाइटनिंग होती है, बिजली गिरती है, तो क्या होता है? जब बिजली गिरती है तो करंट तो फ्लो होती है। कहां से कहां तक? क्लाउड से लेकर के जमीन तक। और वो करंट किससे चल रही है? हवा से तो चल रही है। तो हवा तो एक मीडियम बना फिर। तो अगर ये इंसुलेटर तो फ्लो कैसे की? इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गैसेस को किसी ना किसी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू आयनाइज कर सकते हैं। जब उसका आयनाइजेशन होता है तो किसी भी गैस से जब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हो तो एक तो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और एक पॉजिटिव चार्ज आयन बचता है। तो एट हायर पोटेंशियल डिफरेंस गैसेस कैन बी आयनाइज्ड। जब उनको आयनाइज कर देते हैं तो उसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स बन जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस। कोई भी गैस मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो एक तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और दूसरा पॉजिटिवली चार्ज आयन बनेगा। आई होप कहानी क्लियर होगी, राइट? तो गैसेस इन जनरल इंसुलेटर्स होती है, पर हायर पोटेंशियल डिफरेंस पर इनका आयनाइजेशन होने की वजह से कंडक्टर की तरह बिहेव करना चालू कर देती है। अब मुझे बताइए, क्या उस कंडीशन में हम ऐसा बोल सकते हैं कि यार जो गैसेस हैं वो मेटल तो नहीं है पर कंडक्टर की तरह बिहेव कर रही? आप मुझे बताइए, लिक्विड, क्या लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो लिक्विड हमारे पास कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, आपके केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो ना, इलेक्ट्रोलाइट्स, Na प्लस Cl माइनस। तो उसके अंदर जब क्या होता है, जैसे वो अपने आयंस में डिसोसिएट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फ्री हो जाते हैं, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फ्री चार्ज कैरियर्स की तरह काम करेंगे। एंड डेफिनेटली वो जो फ्री चार्ज कैरियर हैं जब उसके पास अवेलेबल हैं तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज में अगर बात करें तो कंडक्टर्स मेटल भी हो सकती है, गैसेस भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकती है, पर ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स। ऑल द मेटल्स आर, और मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ही चार्ज कैरियर्स होते हैं। एक स्पेसिफिक मटेरियल आप पढ़ते हो आपके सिलेबस में, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स में फ्री चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज होल्स। तो अलग अलग तरह के फ्री चार्ज कैरियर्स बनेंगे। एक बार फिर से बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइए, क्या मेटल्स के अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होंगे? उसके बाद आ जाइए सेमीकंडक्टर के पास क्या क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। उसके बाद आ जाइए आप लिक्विड्स के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या होगा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस। गैसेस में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज आयंस। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड, तो पहली शर्त है किसी भी मीडियम के पास फ्री चार्ज कैरियर्स का होना, क्योंकि चार्ज का किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में लगातार फ्लो होना ही करंट है। तो चार्ज होगा तो फ्लो होगा। तो पहली शर्त क्या है? चार्ज का अवेलेबल होना। दूसरी शर्त क्या है? हमें एक फोर्स चाहिए जो लगातार एक फिक्स डायरेक्शन में उन पे लगे, और उस फोर्स को जनरेट करने के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई करने की वजह से हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। और जब किसी भी चार्ज कैरियर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें फोर्स लगता है Q इंटू ई के अकॉर्डिंग। एफ बराबर क्यू होता है ना, तो एफ बराबर क्यू ई के अकॉर्डिंग फोर्स लगता है। तो आप करते क्या हो? एक लगातार फिक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाने की कोशिश करते हो बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, एंड दैट विल हेल्प इन ड्रिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स। हम बात करेंगे ड्रिफ्टिंग क्या होती है, कहानी के लिए।
करंट में डेफिनेशन लिखिए द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, the rate of flow of charge with respect to time, the rate of flow of charge with respect to time through the rate of flow of charge with respect to time through given area of cross section of the conductor, through given area of cross section of the conductor known as electric current, known as electric current. The rate of flow of charge with respect to time through given area of cross section of the conductor known as electric current. आगे लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर, it is a scalar quantity with direction, it is the quantity with direction, it is the scalar quantity with direction with SI unit, with SI unit ampere, with SI unit ampere, ब्रैकेट में लिखेंगे कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर क्या होता है? 1 कूलम अपॉन सेकेंड। सिंपल सी बात, अभी बात करते हैं। अब हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि अगर डेफिनेशन अगर बात करूं मैं, तो आई की जो वैल्यू होती है, सुनिएगा ध्यान से, यहां अपने आप में टाइम डिपेंडेंस आ रहा है। आई की जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी थ्रू द गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहा होगा, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डेल्टा क्यू चार्ज अगर डेल्टा टी टाइम में फ्लो हो जाता है इस डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे इससे फ्लो होने वाली एवरेज करंट कितनी है? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। एक और टर्म होती है, आप याद करो, इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस का मतलब समझते हो? when time limit goes to या time tends to become zero. Now it's very important, tends to zero not zero, दोनों में फर्क होता है। आप मुझे बताइए, कोई भी क्वांटिटी है मेरे पास, मान लो आपसे बात करूं मैं कि डेल्टा टी जो है इसकी वैल्यू 0.00000001 है सेकेंड्स में। नाउ दिस होल आर्ग्यूमेंट बिकम्स इक्वल टू dt। आई बात समझ में? तो ये कोई जीरो भी नहीं है यार, तो जीरो से बहुत बड़ा भी नहीं समझ में आई बात? जो हम कई बार लिखते हैं, आप याद करो, जब आप मैकेनिक्स पढ़ते हो और आप करंट वगैरह शुरू में बात करते हो, जब आप स्पीड पढ़ते हो, वेलोसिटी पढ़ते हो, इंस्टेंटेनियस, तब आप समझते हो। अगर मैं आपसे बात करूं कि डेल्टा टी की लिमिट टेंड्स टू जीरो, इट्स नॉट जीरो, टेंड्स टू जीरो, ये मैं लिमिट रख देता हूं, दिस इज द लिमिट। इन दैट सिचुएशन डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी एज होल कैन बी रिटन एज डी क्यू बाई डी टी। क्या लिखा जाएगा? डी क्यू बाय dt, and this is called as I instantaneous। क्या बोलेंगे इसको? इंस्टेंटेनियस। मतलब इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू क्या हो गई यार? dq बाय dt। अब यहां से एक बात और समझनी है, मुझे बताइए, अगर इंस्टेंटेनियस करंट मेरे पास dq बाय dt है, तो यह कहीं ना कहीं आप चार्ज को डिफरेंशिएट कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो दिस इज व्हाट, बताओ जल्दी बताओ क्या होगा ये? ना 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 ना, स्लोप ऑफ क्यू टी ग्राफ। अरे इतना भी नहीं आता क्या भाई? डेरिवेटिव क्या देता है आपको? हमेशा स्लोप देता है ना। इसको रीअरेंज करिए, dq को यहां रखिए, dt को इधर मल्टीप्लाई कीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dq? i मल्टीप्लाइड बाय dt ना, इंटीग्रेट कीजिए। जब आप i का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, क्या ये एरिया अंडर द कर्व देता है? तो एरिया अंडर आई टी ग्राफ, एरिया अंडर आई टी ग्राफ इज इक्वल टू व्हाट? टोटल फ्लो ऑफ चार्ज। क्या देगा ये? टोटल फ्लो ऑफ चार्ज, टोटल फ्लो ऑफ चार्ज, इसका ध्यान रखिएगा। एंड दिस डी क्यू रिटर्न इज व्हाट? डेल्टा क्यू, टोटल फ्लो। सिंपल बात है, क्यू वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप अगर आपसे पूछा जाए तो करंट के बराबर होगा। करंट को इक्वेशन दे दे, उसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको कहीं ना कहीं टोटल फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन अगर आपको कोई ना कोई ऐसा ग्राफ दे दे, फॉर एग्जांपल मैं सिंपल आपसे बात पूछता हूं, ये बताइए, ये मेरे पास टाइम है, ये मेरे पास क्यू है, और कोई इस तरह से क्यू वेरी कर रहा है, ये क्यू है, ये कोई पॉइंट पी है,
यहां अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो क्या वो टेंजेंट यहां का स्लोप देगा? सपोज दिस एंगल इज 60 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप एट दिस पॉइंट? बोलो ना यार, 1060 ना। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1060? √3। क्या मिलेगा? तो अगर मैं आपसे पूछूं यार चार्ज इस तरह से वेरी कर रहा है, ये ग्राफ था उसका, इस पी पॉइंट पर करंट के वैल्यू क्या है? योर आंसर विल बी √3। नहीं समझ में आई बात? सो करंट एट पॉइंट P equal to dq by dt, which is equals to slope, and slope is always given by 1060 डिग्री ना। 1060 का मतलब √3 एम्पियर। पहली कहानी क्लियर? अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास यहां इस तरफ टाइम है और इस तरफ आई है, और आपसे पूछा जाए कि इस तरह कोई ग्राफ दे रखा है, बताइए T1 से T2 तक एवरेज फ्लो ऑफ चार्ज कितना है, तो आप इसका एरिया निकाल लोगे पूरा। आई बात समझ में? इसका जो एरिया होगा डेल्टा ए, क्या वो एरिया डेल्टा क्यू के बराबर होगा? बोलो भाई। अब वो एरिया निकालने का तरीका होगा, हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है कि कहीं पे भी आपको करंट वगैरह दे दिया जाए और वेरिएबल करंट दे रखी हो, अभी हम न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, उस सिचुएशन में इसके इंटीग्रेशन से क्या मिलता है? टोटल फ्लो ऑफ चार्ज। कहीं पे भी अगर आपको कोई चार्ज की इक्वेशन दे दे, उसका डेरिवेटिव लूंगा या डिफरेंशिएट करेगा तो क्या मिलेगा? करंट। आई होप यहां तक की कहानी क्लियर होगी। जल्दी बनाओ, इस पर एक दो सवाल करेंगे। क्या हो गया? बढ़ जाए? आप देखो, ये जो जो कुछ भी बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, ये हमारे लिए मैटर करते ही नहीं है। ये आपने हजारों बार अलग अलग शक्लों में पढ़ा है। असली कहानी इसके बाद में जो सवालों की एप्लीकेशन वाला सेक्शन है वो है। राइट? तो हम दोनों पे सवाल करते हैं। कुछ सवाल अपन डिफरेंशिएशन वाले करते हैं, कुछ सवाल इंटीग्रेशन वाले करते हैं। द क्वेश्चन इज वेरी इजी। आपको बस थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए, आप आसानी से निकाल लोगे। बढ़ जाए आगे? अब सुनिए ध्यान से। अगर मैं आपको कोई भी चार्ज की इक्वेशन दे दूं, और चार्ज की इक्वेशन देकर के दो तरह से सवाल पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैं कोई चार्ज की इक्वेशन बना तो Q इक्वल टू 4t³ प्लस 5t प्लस समथिंग एल्स, फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ करंट एट एनी टाइम t। आपसे कह दिया जाए t बराबर 2 पे बता, तो आप इंस्टेंटेनियस बता रहे हो 2 सेकंड पर। t इक्वल टू 4, t इक्वल टू 3, जो भी टाइम आपको दे दिया, टाइम की वैल्यू अगर उसने फिक्स कर दी तो वो इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। लेकिन अगर वो ये बोले, दोनों में फर्क है, समझना। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट एट t इक्वल टू 2, एट t इक्वल टू मतलब 2 सेकंड पे ही बता, नहीं फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट इन फर्स्ट 2 सेकंड। ही इज आस्किंग अबाउट द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। क्या पूछ रहा है वो? चलिए लिखो क्वेश्चन। फाइंड आउट करंट flowing through the wire, find out
current flowing through the wire at t equals to 2 second, at t equals to 2 second, if charge is flowing according to charge is flowing according to 4t cube plus 2t square plus 10. 4t cube plus 2t square plus 10. Now, I becomes equals to, definitely we can write dq by dt. Now, what will be the differential equation of the charge? क्या 3 4 से मल्टीप्लाई को 12 देगा? 12t स्क्वायर प्लस, तो यहां से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशियल आता होगा ना पावर वाला यार, 4t. अच्छा, 10 का डिफरेंशिएशन क्या? 0. तो मुझे मिल गई करंट की इक्वेशन. अब जो भी टाइम आपको दिया जाता है उसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए और आपको वैल्यू मिल जाएगी. t की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो i इक्वल्स टू 12 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 ना, कितना मिलेगा? 56 ना. ये 56 एम्पियर आपको मिल गई करंट. किस टाइम पर? t बराबर 2 सेकंड. t की वैल्यू 3 पूछता तो 3 पुट कर देते, 4 पूछता 4 पुट. इसी सवाल में अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट विल बी द एवरेज करंट इन फर्स्ट 2 सेकंड, तो आप क्या करोगे? सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो. इन above question, find out average value of current in 2 second. in 2 second इसका मतलब हुआ from 0 to 2 second. 0 से 2 सेकंड की बात करोगे तो आई एवरेज कैसे निकाला जाता है? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, एंड दिस कैन बी रिटन एज क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल बाय डेल्टा टी. डेल्टा टी 2 सेकंड आ जाएगा ना. बताइए, ये जो आपकी इक्वेशन है इसमें देख के बताइए, इनिशियल का मतलब टी की वैल्यू 0 ना. तो जब टी की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो क्यू इनिशियल कितना मिलेगा? 10. अब टी की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो क्यू फाइनल मिलेगा ना. व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ द चार्ज? जल्दी बताओ. यहां बात करते हैं क्यू फाइनल कितना होगा. 2 पुट कर दूं यहां पर, 4 इंटू 2 का क्यूब हो गया 8. अरे बोलो ना यार, कितना बनेगा? ये 50 बनेगा क्या? ये तो 32 बनेगा ना. 50 कूलम. व्हाट इज द क्यू इनिशियल? डेल्टा क्यू कितना मिलेगा? 50 माइनस 10 विल गिव्स व्हाट? 40 कूलम ना. आई एवरेज कितना मिलेगा? 40 बाय टाइम टेकन कितना? 2. आंसर इज व्हाट? 20 एम्पियर ना. So this is the average current. This is how we can calculate the value of average current. Q initial, Q final देखना है, उनकी वैल्यू पुट करनी है और आप आंसर निकाल सकते हो. बढ़ जाए. हाँ जी, बढ़ जाए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. इफ चार्ज इज फ्लोइंग in a conducting wire, if charge is flowing in a conducting wire according to, if charge is flowing in a conducting wire according to q equals to 10t plus 5, 10t plus 10t plus 5 coulomb, find out number 1 instantaneous current at t equals to 2 second and instantaneous current at t equals to 2 second and average current in first 2 second.
एवरेज करंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड। चलिए फटाफट आंसर बताइए। क्या करंट की वैल्यू कांस्टेंट आई? अरे डी क्यू बाई डी टी ना, एवरेज भी वही रहेगी। When a physical quantity has a constant value, its average and instantaneous value will be exactly same. अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कांस्टेंट बनी होती है तो जितनी उसकी एवरेज मिलती है उतनी ही इंस्टेंटेनियस मिलती है। एक सिंपल बात, बहुत सारे केस हैं। आप मुझे बता चाहो तो आप प्रूव कर लो ना। आप बताइए क्या आपके फॉर्मूले में करंट कांस्टेंट आ गई? क्या ये टाइम पे डिपेंड कर रही है? अगर कांस्टेंट है तो वी सॉरी आई एवरेज बिकम्स इक्वल टू आई इंस्टेंटेनियस। एक बात बताइए, आप स्ट्रेट रोड पर ट्रेवल कर रहे हैं अपनी कार को लेकर के, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड योर स्पीड ऑफ द कार इज 20 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड आपकी? किसी भी इंस्टेंट आपसे पूछा जाए व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, 20 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वॉट, 20 किलोमीटर पर आवर। यहां से इस मार्कर को छोड़ता हूं मैं, तो स्मॉल हाइट्स के लिए जी कांस्टेंट होता है या वेरिएबल? तो बताइए जी की एवरेज वैल्यू क्या होगी? जी। इंस्टेंटेनियस क्या होगी? जी। नहीं समझ में आई बात? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर कांस्टेंट होती है तो उसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्टली सेम होती है। दैट्स व्हाई अगर आप एवरेज निकालोगी भी ना यहां, आप मुझे क्यू इनिशियल कितना आएगा? 5। टी बराबर 2 सेकंड पे फाइनल कितना? 25। चेंज कितना? 20। टाइम कितना? एवरेज कितना? नहीं समझ में आई बात? तो whenever a physical quantity is constant, its average and instantaneous value will be exactly same. I hope यहां तक कहानी क्लियर हो गई। Write down the next question. लिखिए, if variable current, if a variable current, if a variable current I equals to 4t cube ampere, I equals to 4t cube ampere flowing through the wire, flowing through the wire, flowing through the wire, find out average flow of charge through the cross section, average flow of charge through the cross section in first 2 seconds. Average flow of charge through the cross section in first 2 सेकेंड। आप मुझे बताइए क्या हमने ऐसा कुछ लिखा था डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी? क्या हम इसको इंटीग्रेट करेंगे? क्या ये 0 से क्यू जाएगा? क्या ये 0 से 2 जाएगा? नहीं समझ में आया? हेलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको अगर Q1 डेल्टा क्यू देगा, 0 से क्यू लोगे तो वो जो क्यू है वही डेल्टा क्यू है। समझ में आ गया आपके बात? हेलो, तो आप मुझे बताइए ये वैल्यू क्या देगी आपको? डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्यू ना, अपर लिमिट। तो बताइए क्या मिलेगा ये? Q2 माइनस Q1 इज वॉट? डेल्टा क्यू ना, इक्वल्स टू आई की वैल्यू कितनी है? 4t क्यूब डी टी। लिमिट्स बताइए, 0 से 2 ना, क्या 4 कांस्टेंट बाहर लिया जाएगा? टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी की पावर 4 बाय, क्या 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा? 0 से 2 लिमिट है ना। बताइए आंसर क्या होगा? 2 की पावर 4 कितना देगा? 16 कुलम। आ गया समझ में? 16 कुलम। बढ़ जाए आगे। हाँ जी, तो ये सिंपल सवाल बनते हैं, सिंपल डिफरेंशिएशन, सिंपल इंटीग्रेशन। सवाल बस ये ध्यान रखना है कि इंस्टेंटेनियस पूछा है या एवरेज पूछा है, अकॉर्डिंग डील करेंगे। सिंपल। बढ़े आगे। चलिए साहब आगे लिखिए, अकॉर्डिंग टू सोर्स, अकॉर्डिंग टू सोर्स और डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, अकॉर्डिंग टू सोर्स और
direction and magnitude. Current is of two type according to source, or direction and magnitude. Current is of two types. नंबर वन, हम ऐसे लिख लेंगे, है ना, थोड़ा सा इस तरह से लिख लीजिए आप, ये टाइप लिख लिया, इधर आ जाइए। दो तरह की होगी। पहला क्या, डायरेक्ट करंट। क्या होगा, डायरेक्ट करंट, डीसी। और दूसरा क्या होता है, बोलो ना, हाँ, अल्टरनेट करंट ना। एसी के सी में करंट अपना आप आ रहा है। हेलो, तो इसको एसी ही बोला जाता है, एसी करंट बोलना पाप है। लोग बोलते हैं ना एसी करंट, तूने बोल दिया ना एसी का सी करंट ही तो है, तो ये करंट करंट तोड़ना है। समझ में आ गई बात। इसका जो सोर्स होता है वो बैटरी होती है या डीसी जनरेटर होता है। मैं कह रहा हूं बैटरी भी होती है और डीसी जनरेटर भी होता है। समझ में आ गई बात। उसका सोर्स एसी जनरेटर होता है, वो भी हमारे चैप्टर में है डिटेल। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, उसका फिर अलग से चैप्टर है पूरा का पूरा ही। तो इसकी खास बात क्या है कि ये जो करंट होती है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होता। ये टी है और ये आई है। अगर ये डीसी है तो डेफिनेटली ये करंट इस तरह से कांस्टेंट बनी रहेगी। देखिए, टी बराबर 0 पर इतनी वैल्यू करंट की थी, तो हर टाइम वैल्यू इतनी ही बनी हुई, ना डायरेक्शन बदल रही है ना मैग्नीट्यूड बदल रहा है। सिंपल बात है। लेकिन अगर आपसे बात की जाए व्हाट अबाउट द ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ साथ ना सिर्फ डायरेक्शन बदलती है, मैग्नीट्यूड भी बदलता है। ये आई है, इट विल बी चेंजिंग लाइक दिस, साइनसोइडल करंट इसको बोलते हैं। हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव होती है, अगले हाफ साइकिल में, तो जब एक साइकिल पूरा करती है तो एवरेज वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो। ये आप डिटेल में पढ़ेंगे। पर आप यहां देखिए, ना सिर्फ ये डायरेक्शन बदलती है, ये मैग्नीट्यूड भी बदलती है। हमारे हाउस होल्ड सप्लाई में जो करंट आ रही है अभी वो एसी है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब हुआ एक सेकंड में 100 बार जीरो से गुजरेगी। यहां से एक जीरो, ये जीरो है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना भाई, ये नेगेटिव साइकिल की मैक्सिमम वैल्यू है ना। क्या यहां करंट जीरो है, क्या यहां जीरो है, क्या यहां जीरो है। आप मुझे बताइए एक साइकिल में कितने बार जीरो आया, 4 बार। 2 बार। भावी डॉक्टर्स, डॉक्टर्स फ्यूचर एलिस, एक ही उल्लू काफी है, बर्बाद है गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है। एक बात बताइए, क्या आपने ये वाला जीरो इस पहले साइकिल का जीरो माना, तो ये भी पहले साइकिल का ही होगा ना। अब ये तो अगले साइकिल का जीरो माना जाएगा ना। एक साइकिल में कितनी बार जीरो से गुजरी। तुमने ना कई बार ऐसा सुना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि यार एक बंदा लाइट के चिपक गया। व्हाट डज मीन चिपक गया, वहां गम थोड़ी लगा जो चिपक गया आप। ऐसे ऐसा नहीं सुना आपने, यार फला आदमी लाइट के चिपक गया। चिपकने का मतलब पता है क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग है, फिजिक्स से बायोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन समझना। हमारे हमारे घर में तुमने कई बार देखा होगा, हमारे घर में आपने देखा होगा कि मान लीजिए कभी कभी अचानक से हायर वोल्टेज आता है, 220 के बजाय 420 वोल्ट आ गया, 440 आ गया, 320 हायर वोल्टेज आ गया। आपके जितने भी अप्लायंसेस काम कर रहे हैं खराब हो जाते हैं। तो आप सोचो 220 में अगर 440 आ गया तो दोगुना ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। आपकी नर्व इंपल्स, मिली वोल्ट की इंपल्स माइक्रो इंपल्स, आपको ये बात पता है ना। आपको किसी भी चीज का दिमाग तक सेंसेशन पहुंचने की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपकी उंगली में नीचे कोई पेन चुभाएगा ना, उसी वक्त दिमाग बोल रहा है चुप चुका है। देर इज नो टाइम लैग। टाइम लैग होता है, उसने चुभाया फिर आराम से, फिर बोला अच्छा चुभा गया पेन। ऐसा होता है क्या, क्या होता है बताइए, जैसे ही आपके वहां टच किया इमीडिएटली पता लगता है कि हाँ किसी ने कुछ किया है।
ये वो आबादी है जो 24 घंटे क्लास से जाने के बाद वहां हॉस्टल में बैठती है, दोस्तों को बुलाती है, पेन चुभवाती है। इतना एक्सपीरियंस है लोगों को, आप देखो, आप इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं यस सर। सो असल में होता क्या है, असल में होता क्या है, हमारा जो हार्ट है वो न्यूरोजेनिक है मायोजेनिक है? मायोजेनिक है ना। पर उस पर कंट्रोल किसका है? नर्वस सिस्टम का। किसका कंट्रोल है? तो होता क्या है बेटा, ये 220 वोल्ट की सप्लाई है। अगर ये 220 वोल्ट की सप्लाई आपसे कनेक्ट हो जाए और आपकी बॉडी से फ्लो होना स्टार्ट हो, तो जो मिली वोल्ट की इंपल्स ट्रेवल कर रही थी नर्वस सिस्टम के अंदर, उसमें जब सप्लाई आएगी 220 वोल्ट की, तो जब ये दोगुनी से डैमेज हो जाती है, तो उसका क्या ही होना है? कुछ समझ में आई आपकी बात? तो असल में ये जो जीरो से गुजरने वाला टाइम है ना, अगर मैं आपसे कह रहा हूं 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो 50 का मतलब एक सेकंड में 50 ऑसिलेशन, 50 साइकिल चलेंगे ना एक सेकंड में, और एक साइकिल में 2 बार जीरो से गुजरा। तो बताइए एक 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 फ्रीक्वेंसी, अगर 50 हर्ट्ज की बात करूं, तो आप मुझे बताइए एक बार में कितने, एक सेकंड में कितने बार जीरो से गुजरेगा? 100 बार। अरे यार 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी 100 बार गुजरेगा ना, तो एक सेकंड के 100वें हिस्से में वो जीरो से गुजरी थी, तब तेरा हाथ वहां से हट गया, देन यू आर सेफ। तो तूने मजा लेने की कोशिश की, तो जीवन में फिर कोई और मजा, क्योंकि वो जब इंटरफेरेंस होगा तो नर्वस सिस्टम करना बंद कर देगा। अब तू चाह के भी हाथ नहीं हटा सकता वहां से, डे में खड़ा है मस्त। अपन कहते हैं चिपक गया, चिपकने का मतलब सिंपल होता है, इंटरफेरेंस ऑफ द हायर पोटेंशियल डिफरेंस इनटू आवर नर्वस सिस्टम। आया कुछ समझ में? तो बहुत सिंपल सी चीज है, ये एसी है, ये डीसी है। अभी दो तीन चीजें समझना। करंट का अपोज करने के होते हैं, एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर, तीसरा इंडक्टर। क्या क्या होते हैं? रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। सुनिए ध्यान से। रजिस्टर ऑलवेज अपोजेस द करंट, ऑलवेज मतलब हमेशा। करंट कम जाएगी अपोज करेगा, ज्यादा जाएगी अपोज करेगा, बढ़ रही है अपोज करेगा, घट रही, हर कंडीशन में वो अपोज करेगा। ये रजिस्टर है। कैपेसिटर वो सेल्फिश एलिमेंट है, उसको चार्ज चाहिए होता है खुद की चार्जिंग के लिए। तो जब तक वो अपना खुद को चार्ज नहीं कर लेता, तब तक तो करंट आने देता है। करंट इज व्हाट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ना। अरे बोलना भाई। तो कहीं कैपेसिटर लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ था। अब ये कैपेसिटर क्या है कि अनचार्ज है। जैसे आप डीसी वो वाली करंट लगाओगे, तो यहां से चार्ज गुजरेगा ना। नहीं समझ में आई बात? तो एक चार्ज, एक प्लेट क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज। दूसरी चार्ज क्या होगी? नेगेटिव चार्ज। जब तक इसकी चार्जिंग हो रही है, करंट को जाने देता है। और जैसे ये फुली चार्ज होता है, अब इसको जरूरत, ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। क्या ऑफर करता है? अब ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है, जैसे वायर किसी ने काट दिया हो। अगर वायर काट दिया तो करंट फ्लो नहीं होगी ना। तो ये डीसी के लिए क्या करता है? इनिशियली थोड़ी बहुत करंट जाने देगा, फिर करंट को रोक देता है, मतलब डीसी को फ्लो नहीं होने देता। पर एसी इसकी अम्मा है। वो तुझे चार्ज चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आधे साइकिल में तेरे को पॉजिटिव रखूंगी, उसको नेगेटिव, अगले आधे साइकिल में इसको नेगेटिव, उसको पॉजिटिव, तुझे चार्ज ही नहीं होने दूंगी। नहीं समझ में आई बात? हाफ साइकिल में पॉजिटिव, हाफ साइकिल में, तो आधा चार्ज होते ही फिर उसको डिस्चार्ज कर देगी वापस। अब ना वो कभी चार्ज होगा, उसको लगता है यार चार्ज आ तो रहा है, जाने तो करंट को, तो आता ही रहेगा, कभी भी करंट को रोक, क्योंकि चार्ज होने नहीं देगा। तो वो हमेशा इसके लिए जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। वो एक जोक सुना तुम लोगों ने? एक टीचर ने पूछा वाइवा में किसी बच्चे से कि व्हाई a capacitor stop the DC while allow the AC. It's very simple. Actually, this is the symbol of capacitor. So when this current comes straight, the plate of the capacitor block it. But AC comes here and jumping. टीचर कहता मेरे पहली बार समझ में आया भाई, आप तो मैं कुछ और ही पढ़ रहा था। सो आई होप समझ में आ गया होगा कि करंट दो तरह की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डीसी एंड, नहीं समझ में आई बात? कहानी क्लियर? बढ़ जाए आगे? बना लिया ये? आगे लिखिए। नेसेसरी कंडीशंस फॉर फ्लो ऑफ करंट। necessary conditions for flow of current. Necessary conditions for flow of current. पहली कंडीशन लिखिए, नंबर 1, necessary conditions for flow of current। पहली कंडीशन लिखिए, we need free charge carriers, we need free charge carriers for flow of current
वी नीड फ्री चार्ज कैरियर्स फॉर फ्लो ऑफ करंट। दूसरी कंडीशन लिखिए, a force is needed, a force is needed which must be continuously act, a force is needed which must be continuously act on free charge carriers so that charge carriers so that charge carriers continuously flow in fixed direction, so that charge carriers continuously flow in fixed direction। आगे लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना, इन कंडक्टर्स वी अप्लाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस, in conductors we applied potential difference to produced electric field, in conductors we applied a potential difference to produce electric field which acted upon charge particles, which acted upon charge particles। हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड आया जो किस पे लगेगा, चार्ज कैरियर्स पे। हमें पता है कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो उस पर एक फोर्स आता है, वो फोर्स उसकी ड्रिफ्टिंग करवाता है, फिर वो सारी कहानी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स हम बाद में करेंगे। हमें दो कहानी क्लियर होनी चाहिए, पहला फ्री चार्ज कैरियर्स, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं या फोर्स बोल सकते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं ना। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो हम क्या बात करते हैं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, in static conditions of the charge electric field is always zero inside the conductor, but now we are going to study electrodynamics, here charge is moving, जब चार्ज मोशन में होता है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होना जरूरी है, तभी तो चार्ज फ्लो होगा। तो कंडक्टर्स में हम कभी नहीं बोल सकते कि सॉरी करंट में हम कभी नहीं बोल सकते कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। आप मुझे बताइए, एक वायर के अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो चार्ज कैरियर पे फोर्स कौन लगाएगा? तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक चार्ज वाली कंडीशंस के अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। आपने किसी बॉडी को चार्ज दे दिया और छोड़ दिया, अब वो चार्ज उसकी सरफेस पे आ जाता है, तब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, वो अलग कहानी है। पर यहां तो बेटा यही है, हमने कहा ना हमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है और उस फोर्स की वजह से चार्ज कैरियर्स फिक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं जिससे करंट बनती है। ये तो कहानी है करंट की, सिंपल सी बात है, आई होप समझ में आ गया होगा यहां तक। अरे बोलो भाई, कहानी क्लियर? दो कंडीशन, आगे हम बात करेंगे। लिखिए, चार्ज कैरियर्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ द कंडक्टर्स, चार्ज कैरियर्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ द कंडक्टर्स। नंबर वन लिखिए, इन मेटल्स फ्री चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, in metals free charge carriers are electrons। ब्रैकेट में लिखो, चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10 to the power 28 to 10 to the power 29 पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, इसको समझना जरूरी है। पता लगा रहे हो कितने ज्यादा फ्री चार्ज कैरियर्स? 10 की पावर 28, 10 की पावर 29। अब समझिए मेरी बात को ध्यान से, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब पर मीटर क्यूब अगर मैं लूं, क्या 1 मीटर लगभग इतना बड़ा होता है? अगर 1 मीटर इतना बड़ा होता है तो 1 मीटर साइज का अगर मैं क्यूब बनाऊंगा तो क्यूब कितना बड़ा बनेगा? इतना बड़ा। तो इतने बड़े एक मेटेलिक क्यूब के अंदर 10 टू द पावर 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम नंबर होगा, और ये कोई छोटा नंबर नहीं है, दिस इज द ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप बोलते हो ना केमिस्ट्री जब पढ़ते हो तब कि मेटल्स क्या होती हैं कि साहब इलेक्ट्रॉन के सी में चार्ज सस्पेंडेड है, केमिस्ट्री पढ़ते वक्त बोलते हो ना ऐसा। तो इतने ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर। आई होप यहां तक की कहानी क्लियर होगी।
नेक्स्ट लिखो, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, नंबर 2, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स charge carriers are electrons and holes. In case of semiconductors, charge carriers are electrons and holes. Number 3, in case of liquids, ब्रैकेट में लिखना इलेक्ट्रोलाइट्स, इन केस ऑफ लिक्विड्स, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स, चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिव and negatively charged ions. Charge carriers are positive and negatively charged ions. ठीक है, लास्ट लिखिए, इन गैसेज, इन गैसेज लिखिए, जनरली गैस आर इंसुलेटर्स, जनरली gases are insulators, but generally gases are insulators, but at higher potential difference, but at higher potential difference gases can be ionized, at higher potential difference gases can be ionized. In that situation free charge carriers are, in that situation free charge carriers are free electrons and positively charged ions. In that situation free charge carriers are free electrons and positively charged ions. अब यहां हम एक कंसेप्ट समझेंगे, इसको कॉपी नहीं करना, बस समझना है, फिर इस पे एक न्यूमेरिकल करवा दूंगा तो वहां क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें ये एनोड है और ये कैथोड है। केमिस्ट्री में पढ़ते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हो ना गरीबों? हाँ जी। कैथोड का चार्ज पोलरिटी पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? और एनोड, धन्यवाद। तो अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये हायर पोटेंशियल पे और ये, तो हायर से लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा ना? आएगा नहीं आएगा? आप मुझे बताइए, मान लीजिए इसके अंदर सॉल्ट है NaCl फॉर एग्जांपल, तो सॉल्ट Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। आप बताइए क्या नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ चलेगा? क्या पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ चलेगा? चलेगा ना यार। क्या कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव चार्ज फ्लो का डायरेक्शन ही होता है? आप मुझे बताइए पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट किधर मिलेगी? अरे इधर मिलेगी ना, जिधर वो फ्लो कर रहा है भाई। नेगेटिव चार्ज किधर चल रहा था? कैथोड टू एनोड ना, उसकी करंट किधर मिलेगी? वो भी उधर ही मिलेगी ना। तो दोनों की करंट सेम डायरेक्शन में आएगी, दोनों की करंट सेम डायरेक्शन में आएगी। अब यहां एक मजेदार चीज हमें समझनी है, एंड दैट इज कॉल्ड एज मोबिलिटी। आप सेमीकंडक्टर में पढ़ते होंगे मोबिलिटी ना, सेमीकंडक्टर के अलावा यहां भी आएगा मोबिलिटी टर्म। मोबिलिटी वर्ड से ही समझ में आता है यार कोई चीज कितनी मोबाइल है। हेलो, आपका जो मोबाइल है ना, ये भी मोबिलिटी से आया है। वंस अपॉन अ टाइम घर में फोन होता था, वो मोबाइल नहीं होता था कि आप यहां से वहां ले गए, फिर फोन आया जिसको आप यहां से वहां, नाउ दिस बिकम्स मोबाइल, अदरवाइज दिस इज द सेल फोन। नहीं समझ में आई बात? कहानी क्लियर? तो कोई चीज कितनी मोबाइल है। आप मुझे एक बात बताइए, मैं दो चार्ज लेता हूं, सुनना ध्यान से, ईच एंड एवरी कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं दो चार्ज लेता हूं, दोनों चार्जेस की बात की जाए, एक चार्ज का, जैसे एक बार काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम होता है? कितना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, नेगेटिव ना। प्रोटॉन का सेम 1.6 10 की पावर माइनस, ये कहानी क्लियर?
आप मुझे बताइए, दोनों को मैं सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं, तो किस पे फोर्स ज्यादा लगेगा? बराबर लगेगा भाई। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम चार्ज पर फोर्स सेम लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन अलग होगा ना बस। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है फील्ड के, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन। क्या दोनों में फोर्स सेम लगेगा? यार एक बात बताइए, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? जिसका मास कम है। प्रोटॉन का मास 1838 गुना ज्यादा है किससे? तो इनके मास का रेशियो अगर 1:1838 है, तो बेटा सेम फोर्स अगर लगेगा, तो आप मुझे बताओ क्या एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो फोर्स बाय एम होती है? तो क्या एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास जाएगा? तो बताइए किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? तो किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन की। जिसकी मोबिलिटी ज्यादा, वो ज्यादा करंट कैरी करेगा, तेजी से फ्लो होगा ना वो। और जिसकी मोबिलिटी कम, वो कम करंट। लेकिन दोनों की करंट होगी सेम डायरेक्शन में। हेलो, सवाल लिखिए। अ डिस्चार्ज ट्यूब, a discharge tube placed horizontally, a discharge tube is placed horizontally in which negatively charged electrons, negative electrons 3 into the power 18, 3 into 10 to the power 18 moving from left to right per second, moving left to right per second, कितना? 3 into 10 की power 18, and positively charged ions 2 into 10 की power 18, positively charged ions 2 into 10 की power 18 moving right to left per second. Find out current flowing through the discharge tube. Find out current flowing through the discharge tube. इधर देख लीजिए ध्यान से। क्या नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस जो हैं या इलेक्ट्रॉन जो हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं, इतना नंबर है ना, जो लेफ्ट टू राइट चल रहा है। क्या पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस जो हैं उनका इतना नंबर पर सेकंड इधर चल रहा है? बोलो यार, बताइए। इसकी वजह से करंट, मान लीजिए ये जो चार्ज है ये क्यू है, क्यू, ये चार्ज जो है वो Q2 है। आप मुझे बताइए, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से करंट किधर आएगी? फ्लो के अपोजिट ना। अरे यार, और पॉजिटिव चार्ज की भी, तो क्या दोनों करंट आएंगी? आई ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दोनों किधर चलेंगी? फ्रॉम राइट टू, अरे बोलो भाई, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं Q1 प्लस Q2 बाई टू, आई एम सॉरी, बाई टी? हो गया साहब, Q1 बाय टी प्लस Q2 बाई टी। कहानी क्लियर भाई? तो बोलो ना गरीबों, Q1 कितना है? टी तो सेम है ना, Q कितना है? दोनों को जुड़ जाएगा ना ऊपर, तो Q1 प्लस Q2 कितना मिलेगा? 5 इंटू 10 की पावर 18। सुनिए ये नंबर है। अब यहां ये तो नंबर था ना, कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बात बताइए, ये इलेक्ट्रॉन्स है ना इतने नेगेटिव चार्ज, क्या Q इक्वल्स टू एन ई होता है? अरे होता है, नहीं होता है? तो इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं, ये इलेक्ट्रॉन की, अपन नेगेटिव चार्ज की बात करें, सॉरी ये नेगेटिव हो गया, माइनस, बताओ कितना है? ये एन कितना है? 3 इंटू 10 की पावर 18। ई कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ना। बोलो यार कितना मिला? 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस,
0.48 कूलम। 4 की पावर -1 ना, ये 18 वो -19 है ना, क्या 0. क्यू ड्यू टू दी पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, क्या ये भी एन ही होगा? एन कितना? 10 की पावर 18 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। नहीं समझ में आया? Q1 प्लस Q2 दोनों को जोड़ेंगे, ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों को जोड़ो, कितना मिला? 0.8 कूलम ना। क्या पर सेकंड इतना चार्ज जा रहा है? क्या जितना चार्ज पर सेकंड जाता है वही करंट होती है? बोलो यार। तो करंट की वैल्यू क्या है? 0.8 एम्पियर। नहीं समझ में आई बात? दिस इज व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज flowing per second ना, and this is equals to current, this is equals to current, so our answer will be 0.8 एम्पियर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि दोनों चार्जेस की वजह से करंट एक ही डायरेक्शन में आएगी। नेगेटिव चार्ज चल रहा है लेफ्ट से राइट तो करंट आएगी राइट से लेफ्ट, पॉजिटिव चार्ज चल रहा है राइट से लेफ्ट तो करंट उधर ही आएगी, दोनों जुड़ जाएंगी। समझ में आ गई बात? तो फाइनल आंसर विल बी व्हाट? 0.8। बढ़ जाए? नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। नींद आ रही है, इसको पता है? बढ़ जाए? नहीं बढ़े? नहीं बढ़ेंगे। बढ़ जाए? सवाल लिखिए, फाइंड आउट, थोड़ा सा फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन passing through, find out number of electrons passing through given area of cross section of the conductor, find out number of electrons passing through given area of cross section of the conductor if 1 milliampere current is flowing through the conductor, 1 milliampere current flowing through the conductor। ये कंडक्टर है, यहां से गुजरने वाली जो करंट है आई वो कितनी बताइए? 1 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर ना। क्या इसकी वैल्यू Q बाई टी होती है? बोलो, क्या Q की वैल्यू एन ई होती है? तो एन ई बाई टी हो जाएगा ना। पर सेकंड अगर बात कर रहा हूं तो टी की वैल्यू 1, तो बताओ एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अरे दिस मस्ट बी इक्वल टू 10 की पावर -3 कर दोगे ना यार, तो ये तो 1 हो गया ना, पर सेकंड बात कर रहा हूं तो ई की एन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? दिस बाई ई। अब सबको याद होना चाहिए 1 अपॉन, सुनो ध्यान से, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इज ऑलवेज 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ये होता है ये वैल्यू। तो क्या इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 को 10 की पावर -3 से, तो क्या 6.25 इंटू 10 की पावर 15 मिलेगा?
सो दिस मच ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड यहां से गुजर रहे हैं। कितने? 6.25 इंटू 10 की पावर। ऐसा कोई भी सवाल आपसे पूछ ले, अब आपसे मान लीजिए एक सेकंड में इतने गुजर रहे हैं, मैं आपसे पूछूं यार एक मिनट में कितने गुजरेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 1 आवर में कितने गुजरेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3600 ना। अरे बोलो भाई, नहीं समझ में आई बात। तो ये प्रोफाइल जो है सवाल का, इस पर आप 10 सवाल करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। एक सिंपल बात है, वो आपसे बोलेगा किसी वायर, एक हीटर है साहब, बहुत कॉमन सवाल आता है, एक हीटर है, उससे 5 एम्पियर की करंट जा रही है। कितनी करंट जा रही है बताइए, 1 मिनट में उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कितनी करंट जा रही है? 5। आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे? 5। और टाइम कितना? 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब टी की वैल्यू कितनी? 60 ना। तो आपका जो सवाल बनेगा वो क्या बनेगा? सिंपल, देखो सुनो ध्यान से, क्या आई बराबर क्यू बाई टी होता है? बोलो ना यार, क्यू की वैल्यू एन ही होती है, तो एन ई बाई टी हो गया ना। मुझे एन निकालना है, क्या निकालना है? एन। तो बताओ टी को मल्टीप्लाई कर दूं, क्या बन जाएगा? आई टी बाई ई ना। अब आपसे कहा जाता है ये आप यहां भी लगा दो, यहां भी लगा दो, अभी हीटर वाला सवाल की बात कर रहे हैं वहां भी लगा दो। क्या करंट बोली हमने हीटर से? 5 एम्पियर की। तो आई की वैल्यू क्या पुट करोगे? कितने टाइम में? 1 मिनट। टी की वैल्यू, ई की वैल्यू, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? तो सिंपली इस रिलेशन को आप यूज करके और फटाफट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द एरिया क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हो, चाहे कितनी भी करंट जाती हो, उससे कोई फर्क नहीं चलेगा। आई होप यहां तक की कहानी क्लियर है। अब जहां कहीं भी चार्ज मोशन में है वहां करंट है, और कुछ जगहों पर नेचुरली कुछ फिक्स वैल्यू ऑफ करंट आती है, और ये नेचुरल वैल्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन एटम के अंदर ग्राउंड पर रिवॉल्व करने वाले। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन एटम के अंदर ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की करंट। क्या आप जानते हो हाइड्रोजन एटम में जो ग्राउंड स्टेट होती है n बराबर 1, तब रेडियस कितना बनता है? हाँ, 0.53 एंगस्ट्रॉम, अप्रोक्सीमेटली 0.5 इंटू 10 की पावर -10। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होती है? 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर, अप्रोक्सीमेटली 2.2 इंटू 10 की पावर। समझ में आई बात? अब मुझे बताइए, एक चक्कर जब वो काटता पूरा का पूरा, उसमें उसकी एवरेज करंट कितनी होगी? तो एक चक्कर काटने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? सर्कल है आर रेडियस का, उसके सरकमफेरेंस कितनी बनती है? 2 पाई आर। उसकी स्पीड है v, जिससे वो चला, कितने टाइम में पूरा चक्कर काटा? 2 पाई आर बाई वी। नहीं समझ में आई बात? लिखो, इक्विवेलेंट करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्यूशन, equivalent current of electrons revolution in ground state of hydrogen atom, equivalent current of electrons revolution in ground state of hydrogen atom। समझिएगा ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये कोई आर रेडियस में घूमने वाला चार्ज पार्टिकल है, सुन लो ध्यान से। हा? ये क्या था? क्या ये? अरे बताओ ना, बता गरीब। गरीब नहीं, बहुत गरीब है। हाँ, गरीब का मतलब होता है कंसेप्चुअल गरीबी। लोग बुरा मान जाए, मेरे पिताजी की बात तो बहुत पैसा है, मैं 5 साल से ड्रॉप मार रहा हूँ। इतना पैसा है मेरे पास, अभी 5 साल में और ड्रॉप ले सकता हूँ, आप गरीब कैसे कह सकते हो मेरे से? अरे भाई कंसेप्चुअल गरीबी, 5 साल में भी आपने जरा सी अमीरी हासिल नहीं की, आप समझो बात। एक बात बताइए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस हाइड्रोजन एटम में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज? बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसकी करंट कैसे आएगी? क्लॉकवाइज। तो करंट तो ऐसे आएगी ना, करंट की वैल्यू हम Q बाई टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इन वन रेवोल्यूशन Q की जगह क्या आ जाएगा? E, और T की जगह 2 पाई आर बाई वी। वी ऊपर चला जाएगा ना? नहीं,
सच है ना ये? नहीं है सच? पक्का? नहीं सच है। पक्का सच है। वी बराबर ओमेगा आर होता है क्या? होता है ना? ओमेगा की वैल्यू 2 पाई/टी होती है, इंटू आर होता है, बराबर वी है। तो टी बराबर क्या है? 2 पाई/r/वी। अब तो ठीक है। आर को छोटा आर लिख दिया हमने। अब सुनिए मेरी बात को। बेटा ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये याद रखना है। ग्राउंड स्टेट में जब हाइड्रोजन एटम के अंदर रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन, तो 1.12 मिली एम्पियर की करंट बनती है उससे। कितनी बनती है? और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। दुनिया में ऐसी कोई कोयल नहीं है जिसमें इधर से देखो तो भी क्लॉकवाइज, उधर से देखो तो भी क्लॉकवाइज। अगर वो एक तरफ से क्लॉकवाइज है तो दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज। एक बात बताइए, मेरा हाथ कैसे घूम रहा है तुम्हारे, लेकिन मेरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। उधर आ रहा है, मैं आ जाता हूँ ना, इधर ये क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज ना। तो किसी करंट कैरिंग लूप में, ब्यूटी ऑफ द फिजिक्स समझना ध्यान से, ये करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट ऐसे जा रही है, तो इधर से देखने पे कैसे करंट है? एंटी क्लॉकवाइज। तो उधर से देखने पे क्या होगी? क्लॉकवाइज। जो एंटी क्लॉकवाइज फेस होता है वो नॉर्थ पोल होता है, और क्लॉकवाइज फेस पोल। आप मुझे बताओ, क्या नॉर्थ और साउथ को आप सेपरेट कर सकते हो? इम्पॉसिबल। किसी भी देखो, यहां से अराइज होता है कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। हेलो, क्या अराइज होता है? कंसेप्ट ऑफ, क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, चार्ज घूम रहा है तो करंट आ रही है। क्या चार्ज मोशन में है? क्या चार्ज मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? बनाएगा ना। तो मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक साउथ दूसरा नॉर्थ। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है और साउथ पोल पर एंटर करती है। जिस पर एंटर करती है वो नेगेटिव पोल होता है, और जिससे बाहर निकलती है वो। तरीका बहुत अच्छा है याद रखने का। एंटी क्लॉकवाइज में एन आता है तो वो नॉर्थ बनाएगा, क्लॉकवाइज में एन नहीं आता वो साउथ बनाएगा। समझ में आ गई बात? तो एंटी क्लॉकवाइज फेस इज ऑलवेज बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल, एंड क्लॉकवाइज विल बिहेव लाइक अ सिंपल। और आप कभी भी उनको आइसोलेट, तो मैग्नेटिक मोनोपोल पॉसिबल, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अलग कर सकते हो। डाइपोल होता है ना, डाइपोल का एक पोल क्या होता है? पॉजिटिव। उनको तोड़ सकते हो आप, टूट जाएंगे तो मोनोपोल बन जाएंगे ना। मैग्नेट में ये बनना पॉसिबल, मैग्नेटिक मोनोपोल पॉसिबल, क्योंकि फंडामेंटल जो मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट अराइज हुआ वो इलेक्ट्रॉन के घूमने से हुआ। कहां से घूम हुआ? इलेक्ट्रॉन के घूमने से हुआ। तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जो उसका साउथ एंड है वो साउथ, सॉरी, जो उसका एंटी क्लॉकवाइज एंड है वो नॉर्थ पोल है, और क्लॉकवाइज क्या है? साउथ। जस्ट कीप इन माइंड, बाद में आता रहेगा बार बार। आप मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉन के लिए ई की वैल्यू जानते हो क्या? कितना? माइनस वी कितना? इंटू 10 की पावर, धन्यवाद, 2 इंटू आर कितना? इंटू 10 की पावर -10 ना। अब समझदारी क्या है? देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर समझदारी क्या है कि यहां दिख रहा है 2 2, तो इसको 3.14 रखने के बजाय 22/7 रखो। ये आपके स्मार्टनेस पर डिपेंड करता है, आप कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो। तो जैसे आप इसको 10 टाइम्स कैंसिल करोगे, ये 5 बन जाएगा। फिर 5 2 से मल्टीप्लाई होके 10 बन जाएगा, जो यहां से एक गायब कर देगा, 7 ऊपर चला जाएगा। और सोल्व कर लीजिए, 1.12 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर आएगा। इट इज 1.12 मिली एम्पियर। याद रखने वाली चीज है। हाइड्रोजन एटम में 1000 बार भी पूछेगा तो हाइड्रोजन एटम के अंदर ग्राउंड स्टेट की रेडियस यही होती है, स्पीड यही होती है, चार्ज यही होती है, तो वैल्यू हमेशा यही आएगी। तो आप चाहे यहां सोल्व कीजिए, मैग्नेटिज्म जब आप पढ़ोगे तो ये जुड़ेंगी चीजें, गलतफहमी मत रहना। करंट आ गया ना? आ गया ना? करंट अगर आ गया तो यहां पोल्स भी आ गया, अभी मैंने बताया था आपको, साउथ एंड नॉर्थ पोल। तो वो वहां आएगा डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक मोमेंट, वो सब आता है, वो यहीं से निकल के आता है। जस्ट कीप इन माइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। व्हाट इज द वैल्यू? 1.12 मिली एम्पियर। बात समझ आ गई?
बढ़े? नहीं बढ़ेंगे। बढ़ जाएं? बहुत धीरे कॉपी करते हैं। यस यस यस, हो गया। गुड। चलिए, अब हम अब हम बात करेंगे कुछ कंसेप्ट्स की। अभी लिखना कुछ नहीं, समझना है, सब चीजों को समझ। जहां कहीं भी रैंडमनेस होता है, रैंडमनेस समझते हो आप? सुनिए ध्यान से। आपने डस्ट पार्टिकल को ना, से विंडो से सनलाइट आ गई, विंडो से सनलाइट एंटर कर रही है, बीम ऑफ लाइट। आप वहां किसी टावल को ऐसे झटकार दो, टावल के डस्ट पार्टिकल्स हवा में जाएंगे, उनको मूव करते हुए देख सकते हैं। किसी चीज को हम ऐसे झटकार रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का काम में ले रहे होते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या है वो? लॉ ऑफ इनर्शिया। असल में हुआ क्या? हुआ ये कि ये जैसे मान लीजिए ये है, पहले पानी पी लेता हूं मैं, गिरेगा। देखो सुनो, इसको मैं ऐसे रखता हूं, ऐसे रख देता हूं। ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, वो टेबल कोच वाला था, याद है? बहुत सारी क्रोकरी रखी है टेबल के ऊपर, आप सडनली कपड़ा खींचते हो तो क्रोकरी वहीं रुक जाती है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ना। तो अगर मैं इसको अचानक से खींचूं ऐसे, तो वो वहीं रहेगा ना। यहां बेसिकली क्या था, थोड़ा फ्रिक्शन था, इस वजह से वो यहां के बजाय यहां के गिरा। अगर स्मूथ होता तो वहीं गिरता वो। ठीक है। हाँ, बच्चे का जब आप अंडरस्टैंडिंग लेवल देखो, वो यहां भी समझ गया, जबकि फ्रिक्शन था तब भी समझ गया। फ्रिक्शन नहीं होता तो कितने जिस लेवल पे जाके समझता, पता है आपको? तो असल में आप करते क्या हो, जैसे मान लो आपने तौलिया झटकारा, तो आप यहां लेके जाते हो हाथ को, और अपने हाथों को बहुत तेज वेलोसिटी देते हो, तो तौलिए के फाइबर के पास तो वी आ गया, पर उसमें अगर पानी है या डस्ट पार्टिकल्स हैं तो उनके इनर्शिया की वजह से वो वहीं रहेगा, तो तौलिया अलग। नहीं समझ में आई बात? कौन सा लॉ काम में ले रहे? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो वो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो आपने जिगजैग पाथ में चलते हुए देखे होंगे। वो जो डस्ट पार्टिकल चल रहे हैं जिगजैग पाथ या ब्राउन मोशन उसको अपन बोलते हैं, या रैंडम मोशन उसको बोलते हैं। ऐसा मोशन जहां कहीं पे भी है, जहां कहीं पे भी है, चाहे वो ब्राउन मोशन यहां हो, या ब्राउन मोशन रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी कहां की थी, वो पोलन ग्रेन्स, बोटनी। अरे ब्राउनियन मोशन बोलते हैं इसलिए, उसने उसने रिसर्च इस पे की थी, पोलन ग्रेन्स पे रिसर्च की थी। बाद में पल्ले पड़ा कि इधर भी होता है ऐसा, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी। रिसर्च किसकी थी? वो बायोलॉजी की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने वहां काम किया, तो जिगजैग पाथ फॉलो कर रहे थे, उसको ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। तो वहां पोलन ग्रेन्स चलेंगे, यहां डस्ट पार्टिकल चलेंगे, हवा के अंदर एयर मॉलिक्यूल चलेंगे, गैस में गैस मॉलिक्यूल चलेंगे, और मेटल में इलेक्ट्रॉन चलेंगे। नहीं समझ में आई बात? इन सभी जगहों पर उनका मोशन क्या होता है? जिगजैग। और जहां कहीं भी ये रैंडमनेस या जिगजैग मोशन है, वहां काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सारे लॉज लगते हैं। तो एक सिंपल बात बताइए, आप है ना केटीजी में एक चीज पढ़ते हो कि अगर टी टेम्परेचर पे कोई सिंगल मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होती है। के क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एक होता है आर, एक होता है एन ए। एन ए क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। और एक क्या होता है? के क्या होता है? के तो बहुत सारे होते हैं। किस के की आप बात कर रहे हो? हम बात कर रहे हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हम सब जानते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। और बोल्ट्जमैन वे की नंबर की वैल्यू, ये पता है, ये आप समझो, ये चीजें मजाक नहीं है। शायद मैंने किसी एक दिन भी बताया था आपको, मैं फिर बताता हूं आपको। कुछ चीजें आपको ऐसा लगता है, आप है ना बाजार में निकल जाओ, कोई भी बच्चा मिल जाए, यार एविगेट नंबर की वैल्यू बताओ, वो एक एक बंदा गलत नहीं बताएगा, हाँ सब बताएगा 6.023 10⁻23। फिर आप उसी से पूछे बोल्ट्जमैन की बता। तो असल में कहानी क्या, ये कंसेप्ट है, दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। आप जब चीजों को मेमोराइज करते हो ना, आप यही कंसेप्ट यूज करते हो। एनए का जो आपका वैल्यू होता है वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तुम्हें क्या लगता है, तुमने याद किया था इस जन्म में? तो नहीं किया, ये याद रहता है, बिकॉज ऑफ ये 23 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेमोराइज दिस। सिमिलर नंबर जहां आता है ना, वो याद रहती है चीजें।
आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है 1.38 इंटू 10 की पावर -23। मेरा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 1.23 इंटू 10 की पावर -23। इससे मेरा कोई सवाल गलत नहीं होता। अब मुझे यह भी याद रहता है। हेलो, अच्छा एक मजेदार चीज और बताऊं। अब मुझे यह भी याद रहता है, और मुझे यह भी याद रहता है मैंने ये किसकी जगह लिखा हुआ है, 38 की जगह। कभी भी देख लेना आप, बहुत सिंपल। अब कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज अपन ने कहा ग्रेविटेशन, व्हाट इज द मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ किसी को याद नहीं होता। जिस धरती पर आप जीवन जीते हो वो होता है 6 इंटू 10 की पावर 24। एवेगेड्रो नंबर से एक ही नंबर बड़ा है। अब ये भी याद रहता है। धरती का मास कितना, 6 इंटू 10 की पावर 24। एक ऑर्डर बढ़ा देना। नहीं समझ में आई बात? तो जैसे ये कॉमन चीज, ये कोई नई चीजें नहीं है बेटा। ये पता है आप ऐसा ही करते हो। आप कहीं गए, मान लो नई जगह चले गए आप, आपने कुछ एड्रेस ढूंढा, आपको बहुत देर बाद मिला, तो फिर आपके दिमाग में एक सिंबल बना लेते हो, अच्छा ये एड्रेस इस पार्क के इस कोने से ट्रांसफार्मर से मुड़ने पे मिलता है। तो आपने दिमाग में सेट क्या कर लिया, वो पार्क का कोना और ट्रांसफार्मर। अब नेक्स्ट टाइम जब भी जाओगे तो एड्रेस पे नहीं जाओगे, पार्क का कोना और ट्रांसफार्मर है। तो ये पार्क का कोना और ट्रांसफार्मर ही है। दिस इज द ब्यूटी। अब समझना बढ़ जाए आगे। तो आप समझ लो मैं जो बताना चाह रहा हूं वो क्या है, कि जहां कहीं भी रेंडमनेस होगा वहां काइनेटिक एनर्जी जो दी जाएगी पार्टिकल की, वो 3/2 kT के थ्रू दी जाएगी। ये टेम्परेचर केल्विन में रखा जाएगा। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब होता क्या है कि रूम टेम्परेचर पे मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी स्पीड कितनी है ये निकालना है। तो मुझे पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो जिगजैग पाथ फॉलो कर रहे होते हैं। क्या फॉलो कर रहे होते हैं? वो कैसे करते हैं वो हम बात करेंगे डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से। फिलहाल इतना समझो जिगजैग, ये सब भी नहीं लिखना है, ये नेक्स्ट क्लास का कंटेंट है सारा। तो जिगजैग पाथ फॉलो करेंगे। अगर ये काइनेटिक एनर्जी है तो क्या ये काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगी? होगी ना। क्या ये कैंसिल करोगे? क्या वी की वैल्यू निकाल सकते हो? √3 kT/m। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो आप रखोगे 3, के की वैल्यू 1.38 इंटू 10 की पावर -23। टी रूम टेम्परेचर 300 केल्विन होता है केल्विन में, और एम होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। जब आप इसको सोल्व करते हो अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, विच इज 100 किलोमीटर पर सेकेंड। अब होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 जिगजैग पाथ फॉलो कर रहा है, लाइक दिस, हर पॉसिबल डायरेक्शन में। तो जब आप इसके यहां से यहां जाने की असल कहानी समझना ध्यान से, आप ऐसे समझो कि ड्रिफ्टिंग को समझना बहुत जरूरी है। ड्रिफ्टिंग इज, ड्रिफ्टिंग क्या होती है इसको समझो। मान लीजिए एक बड़ा सा स्टेडियम है, उस स्टेडियम के अंदर हमने 1 लाख लोग भर दिए, ग्राउंड के अंदर बहुत क्राउडेड होंगे, सारे दरवाजे बंद कर दिए और किसी ने कुछ वेव चला दी। वेव समझते हो ना क्या होती है? क्या होती है वेव? न्यूटन ने जो वेव की डेफिनेशन दी थी ना, इट इज द बेस्ट डेफिनेशन गिवन बाय न्यूटन। तुम्हें पता है तुम्हारा नीट एग्जाम इस बार मार्च लास्ट वीक में हो रहा है? यही था, यही सुनना चाह रहा था तो हुआ क्या, मैंने एक र्यूमर स्प्रेड किया। अच्छा मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। हम जब एलएन में पढ़ते थे, मुझे वेव शुरू करना था अगली क्लास से। मैंने काउंटर पर्सन से बोल के आया था कि मेरी क्लास के लास्ट 5 मिनट होते कागज लेके आ जाना मेरे पास। वो कागज लेके आया। मैंने बच्चों को अनाउंस किया कि अभी इन्फॉर्मेशन आई कि आपका जो नीट एग्जाम है वो 2 महीने प्रीपोन्ड हो गया। अब किसके क्या समझ में आता है कि मैं क्या कह रहा हूं? हमारे साथ ऐसा क्यों? वो तो ऑफिशियल न्यूज थी ना एक तरह से उनके लिए। तो कागज तो मैंने बोला था, उनको थोड़ा पता कागज पता है क्या हुआ? ये हुआ कि कुछ लोगों ने तो पीछे बैठे बैठे, अभी अभी अनाउंस हुआ है 2 महीने पहले होगा। समझ में आई बात? मैसेज गया। फिर जब वो हॉल में गए, एवरीबडी इज डिस्कसिंग अबाउट कि नीट 2 महीने प्रीपोन हो गया। वापस अपनी क्लास में आके बैठ गए। जब तक उन्होंने वहां डिस्कशन किया, वहां मैसेज दिया, वो र्यूमर पता जब तक अगली क्लास खत्म होगी पता नहीं कहां जा चुका इंडिया कोने में। दैट इज वेव। विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ यू, मैसेज इज ट्रांसफर्ड। दिस इज वेव। विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द मीडियम, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। दिस इज द वेव। तो एक तरह से क्या होता है, बहुत फंडामेंटल चीज है। यहां क्या हो रहा है, मान लीजिए मैं पूरा रास्ता बंद कर देता हूं स्टेडियम का, लोगों को भर देता हूं वहां पे।
अब उनमें किसी वजह से किसी ने अफवाह उड़ा दी, बम फूट गया उधर, भगदड़ मच गई। अब भगदड़ मचेगी तो इतने क्राउडेड लोग, इतने क्राउडेड लोग हों और उनको दरवाजा ढूंढना हो, दरवाजा था ही नहीं, तो वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में दौड़ेंगे। इधर दौड़ना शुरू करेगा, वहां आदमी आ गया, उससे बचने के लिए इधर दौड़ेगा, वहां टकराएगा, फिर इधर दौड़ेगा, टकराएगा, रैंडम पाथ फॉलो करेगा, आपस में टकरा, थोड़ी देर में पसीना आ जाएगा, हीटिंग ड्यूरिंग द कोलिजन। नहीं समझ में आई बात? ऐसा होगा तो वो जिगजैग पाथ फॉलो कर रहा है और अल्टीमेटली सारे दरवाजे बंद, जा कहीं नहीं रहा है। एवरेज सब जगह लोग उतने ही स्प्रेड आउट रहेंगे, पर बाई चांस किसी ने बोल दिया कि वो दरवाजा खुल चुका है, एंड नाउ एवरीबॉडी इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन, तो हर आदमी उधर दौड़ेगा, लेकिन फिर भी वो सीधा तो चल ही नहीं सकता, क्राउड है ना, तो जहां से रास्ता मिलेगा वहां जिगजैग चलेगा। तो अब जिगजैग पाथ को फॉलो करता हुआ एक फिक्स डायरेक्शन में चलेगा, वो फिक्स डायरेक्शन में चलने वाली वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वो जिगजैग डायरेक्शन में यहां से यहां चला, यहां चला, दो कोलिजन्स के बीच की जो वेलोसिटी होती है वो होती है रैंडम वेलोसिटी, उसकी वैल्यू होती है 100 किलोमीटर पर सेकंड। So this is called as thermal or random velocity, which is given by 100 km per second or 10 to the power 5 meter per second. It is the speed between two successive collisions. यहां टकरा के यहां जब जाएगा तो इसी स्पीड से चलेगा। ये करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। अब आप सोचिए कि अगर दरवाजा खुल चुका है, उसको एरिया क्रॉस सेक्शन मान लूं, तो पर सेकंड एक फिक्स नंबर ऑफ पीपल्स वहां से निकलेंगे ना। तो अगर ऐसा होगा तो फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा, उसको बोलेंगे करंट। कुछ समझ में आया क्या हुआ? सो करंट क्या होती है, ड्रिफ्टिंग क्या होती है, थर्मल या रैंडम स्पीड क्या होती है, इनका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है, वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। आपने पढ़ा समझा